भारत के नेपाल से जो संबंध है वो सिर्फ बॉर्डर से डिफाइन नहीं हो रहे, ना ही दो देशों के संबंध है, ये रोटी बेटी के साथ के जमाना है। नेपाल के साथ हमारा संबंध जो है शरीर के अंदर सहस्रार की स्थिति में नेपाल है। नेपाल को जब हिंदुस्तान के अंदर देखा जाता है तो हमेशा कमतर करके, जैसे आपको जितने गार्ड्स मिलेंगे वो आपको नेपाल के मिलेंगे। मोमोज की जितनी दुकानें हैं या तो नॉर्थ ईस्टर्न या नेपाल के अंदर जो यूथ सड़कों पर है, कौन यूथ है, वो क्यों है, किसका इन्फ्लुएंस वहां पर है कि आज नेपाल के हालात बिगड़े हुए हैं, या फिर वहां का यूथ सड़कों पर है। जो प्रोटेस्ट था वो इतना वायलेंट हो गया कि संसद को जला दिया गया। तो संसद तक अगर जल जाए और वहां पर इतने बड़े बड़े हमले वहां के लीडर्स और लीडर्स की फैमिली के घरों पर हो जाए तो इसके पीछे का सिर्फ इतनी ही सी ही वजह है। जैसे आप नेपाल को निकालते हैं, हम आध्यात्मिक रूप से हम क्षीण होने शुरू हो जाते हैं, हमारा आत्मबल छिन जाता है, हम शरीर से गर्दन काटने वाली बात हो जाती है। अच्छा, आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत को भी? अखंड भारत का एक बड़ा सुंदर पक्ष में नेपाल से जोड़ के आपको बता दूं, जब आप सांस्कृतिक दृष्टि से देखेंगे तो आप बड़े भाई नहीं है, नेपाल ही बड़ा भाई है। नेपाल महिलाओं का बनाया हुआ देश है, महिलाओं के श्रम से बना हुआ देश है। तो आप ये कह रहे हैं कि भारत का मस्तक नेपाल और नेपाल सांस्कृतिक तौर पर हमसे बड़ा है। सो हेलो हाय, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। और नेपाल आजकल बहुत चर्चाओं में है। नेपाल के अंदर जो कुछ हुआ अभी, उसको लेकर आप सब लोग चर्चाएं कर रहे होंगे और आप सबके मन में कई सारे सवाल भी होंगे, क्योंकि नेपाल में बार बार जब भी कुछ होता है तो ये कहा जाता है कि इसके पीछे भारत का हाथ है, इसके पीछे भारत वजह है। और भारत को जब जब वजह कहा जाता है तो मैं उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा कि इसके पीछे किसका हाथ है, क्यों हाथ है, कैसे हाथ है, वो सब आप डिबेट देख रहे होंगे। बट एक नया टेंजेंट है, आपको ये भी समझना होगा कि भारत के नेपाल से जो संबंध है वो सिर्फ बॉर्डर से डिफाइन नहीं हो रहे, ना ही दो देशों के संबंध है, ये रोटी बेटी के साथ के ज़माना है। भगवान राम के समय पर भी आप जाएंगे तो वो नेपाल से संबंध दिखेगा, और इसके अलावा भी आप जाएंगे तो बहुत सारी जगहों पर दिखेगा। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं स्टूडियो में, डॉक्टर अरुण प्रकाश जी हैं, फिलॉसफी एंड कल्चरल डिप्लोमेसी के स्कॉलर हैं। और जब भी बात आती है इंडियन कल्चर को बताने की, समझाने की, तो हमें उन्हें स्टूडियो में बुलाना पड़ता है। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो अब तक के प्रोमो से आप समझ गए होंगे या थंबनेल को आप देखकर क्लिक करके आए हैं तो इतना तो समझ गए होंगे कि अगर आप नॉलेज सीकर हैं, अगर आप समझना चाहते हैं हकीकत में नॉलेज बेस्ड पॉडकास्ट की बातें क्या हो सकती हैं, तो आप ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा। बाकी इंटरेस्टिंग भविष्यवाणी और वो जो बाकी की चीज़ें होती हैं उसके लिए पॉडकास्ट नहीं है। सो स्वागत कीजिए डॉक्टर अरुण जी का। ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है। पिछला पॉडकास्ट हमने भारत की और वैदिक सभ्यताओं की बातों पर किया था, जिसे बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और कमेंट बॉक्स में लिखा, पसंद किया ख़ास तौर पर। जब आज के पॉडकास्ट की मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो मैं नेपाल का जिक्र कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि हम लोगों का डिसाइडेड टॉपिक है कि हम नेपाल को समझेंगे। और आपने जो बातें ऑफ द कैमरा मुझे बताई हैं, शायद वो बातें हम लोग कैमरे पर नहीं बताएंगे, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब मैं जो सोच कर आया था बात करने के लिए, आप तो उसकी बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। सो पहले मैं यही समझना चाहूँगा, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आए कि जब हम बात करते हैं नेपाल की तो वो बाकी देशों के संबंधों से थोड़ा अलग होता है। क्योंकि नेपाल के साथ हम हमेशा कहते हैं कि रोटी बेटी का साथ है। नेपाल हमारे लिए अलग मायने रखता है। क्यों अलग मायने रखता है? सबसे पहले तो हम लोग जो रोटी बेटी का संबंध कहते हैं जी, इसको बेटी और भात का संबंध कहिए। अच्छा। नेपाल के साथ हमारा संबंध चावल का है। अरे वाह। वैसे भी संबंध जो होते हैं निकटता में वो चावल से जोड़े जाते हैं। दाल भात जो आप खाते हैं, नेपाल में ही दाल के साथ चावल को खाने की प्रथा शुरू हुई, फिर भारत में आ गई है। अच्छा। अब नेपाल विशिष्ट क्यों है? हाँ। नेपाल और भारत का संबंध जो है ये पशुपतिनाथ और पुरी का संबंध है। ये संबंध है संवत का, ये संबंध है समय का, ये संबंध है काया और जैसे हमारी शरीर है, शरीर में बहुत से चक्र होते हैं। तो इस भूमि को अगर आप देखें, जैसे भारत नेपाल बसे हुए हैं जी, नेपाल को सागर माथा भी कहते हैं। तो इस जो बृहद भूमि है इसको देख के जरा देखें तो जो सहस्रार चक्र होता है नेपाल वहाँ स्थित है। तो इस विराट भूमि के सहस्रार पर स्थित नेपाल भारत के निसीम प्रसार का सार है। हमारा उनका संबंध सार का है और प्रसार का है। हमारा उनका संबंध काया और सहस्रार का है, माथे और शरीर का संबंध है। तो हमारा और नेपाल का बहुत विशेष संबंध है। इसको थोड़ा ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप देखें तो आप पुराणिक काल में नहीं जाएं, सीता जी के बारे में और बाकी जो पुराने संबंध हैं उसकी हम जानते ही हैं, चर्चा करते हैं। शंकराचार्य से शुरू करते हैं। शंकराचार्य जब नेपाल में गए तो वो दरअसल
कुछ बौद्ध भिक्षुओं से संवाद करने के लिए गए थे। संवाद या सहस्त्रार्थ, या उनको आप ये कह सकते हैं शास्त्रार्थ करने भी गए। तो उस समय वहाँ राजा थे वृषदेव बर्मन। वृषदेव बर्मन ने उनको बड़े अच्छे से वेलकम किया और कहा कि उन भिक्षुओं को आह्वान किया कि यदि आप लोग बात करना चाहते हैं तो शंकर से आके बात कर लीजिए और स्पष्ट हो जाए विषय। और वृषवर्मन उनकी विद्वता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने बेटे का नाम शंकर वर्मन रखा। शंकराचार्य के समय में दुनिया की सबसे अनूठी संधि हुई। वो संधि क्या थी? पुरी के राजा सुधन्वा, पुरी के राजाओं को गजपति कहा जाता है, उस समय सुधन्वा थे, वृषदेव बर्मन नेपाल के राजा और शंकराचार्य, इन तीनों के बीच में एक आध्यात्मिक संधि हुई कि जो पुरी है इसका आचार्य जो होगा वो शंकराचार्य होगा, लेकिन राजा की तरह यहाँ पूजा उपासना जैसे गजपति महाराज करते हैं पुरी के, ऐसे ही नेपाल नरेश भी करेंगे। ओके। अब ये बहुत बड़ा स्वीकार था सुधन्वा का कि अपने राज्य में राजा की तरह पूजा करने का अधिकार किसी के साथ साझा करना, ये स्वीकार किया सुधन्वा ने। वो परंपरा आज तक चली आ रही है। अभी कुछ वर्ष पहले तक भी जो इस समय के नेपाल नरेश हैं, जब गद्दी पे नहीं हैं, उन्होंने उसी रूप में जाके पूजा की पुरी पीठ में। ये जगन्नाथपुरी की बात, जगन्नाथपुरी की बात कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी में जब मूर्तियों का पुनर्निर्माण हुआ तो शालिग्राम की शिलाएं नेपाल से भेजी गईं। उस शंकर देव ही राजा थे उस समय। अच्छा। शंकर बर्मन। ये कौन से समय की बात है? ये ईसा पूर्व 400 सदी का है पारंपरिक दृष्टि से, क्योंकि शंकराचार्य का लगभग 2500 साल पहले। हाँ। उसके बाद दूसरे पे आते हैं। हमारे सबसे ज़्यादा जिनकी चर्चा होती है हमारे यहाँ, एक राजा हैं विक्रमादित्य जी। विक्रमादित्य जब राजकुमार थे तब उनके पिता शंख उज्जैनी के राजा थे। शंख ने अपने पुत्र, जो बाद में विक्रमादित्य बने, प्रतिष्ठित राजा हुए, उनको राजनीति सीखने और पढ़ने के लिए उस समय के नेपाल नरेश के पास भेजा। अंशुवर्मन उस समय राजा थे। अंशुवर्मन के पास विक्रमादित्य ने 12 वर्ष रह करके राजनीति सीखी। और अंशुवर्मन ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे, ज्योतिष और व्याकरण के। उनकी व्याकरण की लिखी पुस्तकों का उल्लेख वैनसांग वगैरह ने भी किया है। तो उनसे 12 वर्ष सीखने के बाद वो वापस आए, जब एक राजा के रूप में तैयार हुए। यानी पूरी ट्रेनिंग एक राजा के रूप में उनकी अंशुवर्मन के पास हो रही है नेपाल में। जब वो वापस आ रहे हैं, राजा बन रहे हैं, और राजा बन के ऐसी ख्याति पा रहे हैं कि चक्रवर्ती हो जाते हैं, तो फिर विक्रम संवत घोषित करने के लिए वो पुनः नेपाल जाते हैं और पशुपतिनाथ मंदिर में ही विक्रम संवत का प्रवर्तन होता है। ठीक है। ये विक्रम संवत आज भी अधिकृत रूप से नेपाल का संवत है। इसी क्रम में जिन अंशुवर्मन ने विक्रमादित्य को ट्रेंड किया है, उन्हीं के पौत्र हैं जिष्णुगुप्त। अच्छा। जो राजा बनते हैं लेकिन 6 महीने बाद राज्य छोड़ के इनके पास, विक्रमादित्य के पास आ जाते हैं, इनसे ज्योतिष पढ़ते हैं। और उन्हीं की परंपरा में आगे चलकर ब्रह्मगुप्त होते हैं, जिन्होंने ब्राह्मस्फुट का सिद्धांत दिया, जो गणित में बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है। तो कभी हमारे यहाँ के लोग उनसे सीखने जा रहे हैं, कभी वहाँ का राजा राज्य छोड़कर हमारे राजा के पास सीखने आ रहा है। और आज हम उनके और हमारे कह रहे हैं, क्योंकि अभी राजनीतिक सीमाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नेपाल हमेशा एक जैसे सहस्रार की स्थिति होती है शरीर में जी, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ जितने भी श्वासंधानी हुए, जब भी साधना के क्रम में आगे बढ़े, सेल्फ रियलाइजेशन के, तो दक्षिण को ही मुँह कर, वो उत्तर को मुँह करके ही बढ़े, दक्षिण से नेपाल की तरफ ही मुँह करके बढ़े। तो नेपाल की तरफ बढ़ना मतलब अपने ही अंतर यात्रा में अपने सहस्रार पे चढ़ना है। तो नेपाल और हमारा बड़ा विराट संबंध है। अच्छा, जिस समय की आप बात बता रहे हैं उस समय पर सीमाएं तो थी ही नहीं, और मैं कहूँ अखंड भारत तो वो भी गलत होगा, क्योंकि उस टाइम तो कोई सीमाएं नहीं थी। तो ये जो संबंध हैं जो हमारे नेपाल से हम काउंट कर रहे हैं, ये हमारे श्रीलंका से क्यों नहीं है? ये हमारे पाकिस्तान तो तब फिल्म में ही नहीं था, या हम अगर फारस साइड चले जाएं, या चाइना साइड चले जाएं, या तिब्बत साइड चले जाएं, वहाँ से इतने अच्छे संबंध नहीं थे, या ऐसे कल्चरल ट्रांसफ़र नहीं था जो नेपाल के साथ था? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पहले आपने जो अखंड भारत की बात की, अखंड भारत का एक बड़ा सुंदर पक्ष मैं नेपाल से जोड़ के आपको बता दूं।
चोल वंश के बारे में सबने सुना, दक्षिण के अंदर। दक्षिण के अंदर। जी उसमें राजेंद्र चोल का प्रताप भी इतिहास में सब जानते हैं। जी। राजेंद्र चोल का पूरे हिंद महासागर पे अच्छा खासा दबदबा था। उनके पास बड़ी एक नौसेना होती थी। जी 10,000 सैनिकों के साथ राजेंद्र चोल पुरी आए, पुरी तट पे, जगन्नाथपुरी पे। नावें बड़ी थीं, तट तक नहीं आई, नावें वहीं छोड़ दी गई, लंगर कर दिए गए। नाव से वो आए, पुरी में उन्होंने पूजा की। बंगाल में उस समय उनका ना कलिंग में उनका शासन है, यानी उड़ीसा, जी। ना बंगाल में उनका शासन है, लेकिन वहाँ आके पूजा कर रहे हैं, सेना के साथ आ रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा है उनको। फिर वो गंगा का मार्ग पकड़ के नाव के माध्यम से भागलपुर आ रहे हैं। बिहार, आज का बिहार। यहाँ से फिर नावें छोड़ दी जाती हैं, घोड़े की पीठ पर बैठकर पशुपतिनाथ आते हैं, नेपाल। पशुपतिनाथ में पूजा करते हैं, वहाँ से रुद्राक्ष के कुछ बीज लेते हैं और लौट जाते हैं। कई ऐसे स्रोत हैं जिनमें पता चलता है कि वो नेपाल जो बीज लेकर गए रुद्राक्ष के, अंडमान के एक द्वीप पे लगाया था। वो वृक्ष आदि भी लगे हुए हैं अंडमान के द्वीप में, अंडमान के किसी द्वीप पे। इस बीच में आते हैं, उनकी ना उनका बंगाल पे शासन है, ना उनका कलिंग पे है, और ना मैथिल क्षेत्र पर है, क्योंकि बीच में वो भी आ रहा है, ना नेपाल पे है। कहीं उनको कोई नहीं रोक रहा है, आराम से जा रहे हैं। यानी सांस्कृतिक कर्म करने के लिए, अपने परंपरा के पालन करने के क्रम में कोई राजनीतिक सीमा नहीं है। तो अखंड भारत इसी रूप में है कि जब आप स्वसंधान के लिए निकलेंगे, परंपरा के निर्वहन के लिए निकलेंगे, तो कोई राजनीतिक सीमा नहीं है। लेकिन जब आप भौगोलिकता से अपने आप को बांध के निकलेंगे, तो आप रोके जाएंगे, कदम कदम पे आपको चुनौतियाँ होंगी। दूसरी बात, आपने कहा कि ये संबंध जो नेपाल के साथ हमारा विशिष्ट है, बाकी के साथ क्यों नहीं है। भारत की जो संस्कृति है, इसके आपको निशान बहुत जगह मिलेंगे, इसके प्रभाव बहुत जगह मिलेंगे। बहुत सी संस्कृतियाँ हमारे साथ सहयात्रा में रही हैं। चीन की हो गई, हम लोग पैरेलली चलते रहे हैं, और कुछ एक दूसरे लेते देते भी रहे, संगमन भी रहा। लेकिन नेपाल के साथ हमारा संबंध जो है, वो मैं फिर कह रहा हूँ कि शरीर के अंदर सहस्रार की स्थिति में नेपाल है। जैसे आप नेपाल को निकालते हैं, हम आध्यात्मिक रूप से हम क्षीण होने शुरू हो जाते हैं, हमारा आत्मबल छिन जाता है हमसे, शरीर से गर्दन काटने वाली बात हो जाती है वो। तो नेपाल इसलिए महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि वहाँ से जो धाराएं प्रसूत हुई, उन्हीं से सिंचित है पूरा देश, जिसको आप भारत कहते हैं। जो भी अध्यात्म की, ज्ञान की, साधना की बहुत सी धाराएं प्रसूत हुई नेपाल से। हो सकता है प्रसूत होने के बाद में, वहाँ से धाराएं फूटने के बाद उनके अपने उद्गम छूट गए, लेकिन जिन जिन जगहों बही हैं, जिनको उन्होंने सींचा है, वो तो कृतज्ञ रहेंगे हमेशा। तो इसलिए हमारा और नेपाल का संबंध जैसा है, ये दुनिया में किसी दो देशों का संबंध ऐसा नहीं हो सकता। बहुत मामलों में हम आज भी उसका निर्वहन करते हैं। जैसे राजनीतिक स्तर पे भी आप देखें तो उनकी सेना का अध्यक्ष हमारी सेना का मानद जनरल है, बिल्कुल। हमारी सेना का अध्यक्ष उनकी सेना का मानद जनरल है। तो ऐसे विलक्षण संबंध तो किसी दो देश के नहीं हैं। लेकिन एक चीज़, मैं अभी नेपाल पे और आगे बढ़ूंगा। एक सवाल सबके मन में भी आता होगा, मेरे मन में भी आता है, कि हम देखते हैं कि सभी भगवान के जो हिंदू माइथोलॉजी में हैं, सबके अवतार हिंदुस्तान में हुए। एकमात्र कैलाश पर्वत ऐसा है जो भारत की सीमाओं से बाहर जाके तिब्बत में जाकर बसता है। वो भी पहले हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, या ये सीमाएं हमने खींच दी और वो उस साइड चला गया, ये ऐसा कुछ है? क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा जाता है। हाँ, अब जैसे राजनीतिक रूप से नेपाल ही अब हमारे उसमें शामिल नहीं है। मैंने कहा कि वो काया और सहस्त्रार का संबंध है, लेकिन अब सहस्त्रार ही राजनीतिक रूप से हमारे पास नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये बोध हमारे भीतर है। राजनीतिक रूप से होना ना होना एक हद तक ठीक है कि आप सुगमता से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, लेकिन कैलाश का महत्व तो हमारे मन से उतरा नहीं है। उस भाव से हम कैलाश जाते हैं तमाम। और ये बात, इतनी सारी चीज़ें, इतनी बाधाएं पार करके जो बार बार हम कैलाश जाते हैं, इससे ये भी प्रमाणित होता है कि हमारे बहुत गहरे भीतर में उसका महत्व क्या रखा हुआ है। तो ये पूरा क्षेत्र जो इसको आप तिब्बत कहते हैं, जो नेपाल कहते हैं, और बहुत रोचक बात है कि ये बोध सिर्फ स्कॉलर्स के बीच में नहीं है, बहुत लोक परंपरा में बोध है। मेरे देखे उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत लोगों का नाम नेपाल सिंह सुना।
नेपाल पांडे भी सुना बहुत लोगों का नाम। तो लोक परंपरा में कितनी गहरी स्वीकृति है। अच्छा, आपने लोक परंपरा का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा आज के परिवेश में आ जाता हूँ। आज का जो हालात है, आज के जो समय है, 2 पॉइंट मैं रेस करूँगा यहाँ पर। एक तो नेपाल को जब आप ये बात समझाने की कोशिश करेंगे, नेपालियों को जब आप बताने की कोशिश करेंगे कि भाई देखो हमारा संबंध कितना गहरा, कितना पुराना, कितना बड़े भाई छोटे भाई वाली बात है, सहज नहीं रहते, ठीक है। दूसरा एक मैं और क्वेश्चन इसमें ऐड कर रहा हूँ, नेपाल को जब हिंदुस्तान के अंदर देखा जाता है तो हमेशा कमतर करके, जैसे आपको जितने गार्ड्स मिलेंगे वो आपको नेपाल के मिलेंगे, जितने आपको ये मोमोज की जितनी दुकानें हैं या तो नॉर्थ ईस्टर्न या नेपाल वहाँ से कनेक्ट करते हैं, तो वो जो एरिया है हमने वहीं तक सीमित करके देश के अंदर रख दिया। उसके पीछे की वजह क्या है? दूसरा, नेपाल असहज क्यों हो जाता है इस बात पर? देखिए, कुछ तो दृष्टिकोण का भी फर्क है। इतना महंगा घर बनाते हैं और जिस व्यक्ति के भरोसे आप छोड़ रहे हैं पूरा घर, जिसकी सुरक्षा, उसको आप कमतर देख रहे हैं। भाई आप निश्चिंत होकर जिसके भरोसे सो रहे हैं उसे कमतर तो देखना ही बहुत बचकानी बात है, बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। दूसरी बात, नेपाल इस बात पे असहज क्यों है जब आपने आपको बड़े भाई कहते हैं? क्योंकि जब आप सांस्कृतिक दृष्टि से देखेंगे तो आप बड़े भाई नहीं हैं। अच्छा, नेपाल ही बड़ा भाई है, क्योंकि अब शरीर और माथे का मतलब शरीर और मस्तक का जो संबंध है उसमें आप माथे से कहें कि जी आप हमारे छोटे भाई हैं, हम आपके बड़े भाई, आप प्रसार देख रहे हैं ना। तो आप ये कह रहे हैं कि भारत का मस्तक नेपाल और नेपाल सांस्कृतिक तौर पर हमसे बड़ा है? निश्चित ही बड़ा है। हिमालय का क्षेत्र है, हम हमेशा उसकी तरफ मुंह करके अपने श्वासंधान में निकलते हैं। हम मानते हैं परंपरा में हमारा स्वर्ग का मार्ग भी उधर से होके जाता है। महाराज युधिष्ठिर भी उसी रास्ते पर गए। जितने भी स्वसंधानी हुए आचार्य शंकर से लेकर रामानुज तक, दक्षिण से सब उसी तरफ मुंह करके बढ़े। तो उधर हमारा बढ़ना इस बात का संकेत है कि वो हमारा ऊंचा अधिष्ठान है। अब आप बड़े भाई छोटे भाई का आधार इस पर भूमि किसके पास ज़्यादा है? पर्वत की भूमि छोटी, वैसे भी अगर आप बहुत आज की दुनिया में चले आएँ तो पर्वत पर किसी के पास 2 बिस्सा होने का मतलब मैदान में 10 बीघे के बराबर माना जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे भी देखेंगे तो भूमि भी बहुत बड़ी नहीं होगी, भूमि भी ठीक ठाक है। दूसरा, जो चेतना के केंद्र होते हैं वो तो छोटे ही होते हैं, वो छोटे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रसार की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भारत का बोध रहा है नेपाल के साथ कि उसको उसने परंपरा की दृष्टि में पहले बहुत कृतज्ञ भाव से भारत ने नेपाल को देखा है। पशुपति और पुरी के विलक्षण संबंधों की जब हम चर्चा करते हैं, हमने किसी 2 बिंदुओं को और किन 2 बिंदुओं को नहीं जोड़ा, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे महत्व के स्थान थे धार्मिक रूप से। सप्तपुरियाँ थीं और बहुत सारी चीज़ें थीं। शंकराचार्य को यही क्यों लगा कि अगर पशुपति और पुरी को जोड़ दें तो ठीक हो जाएगी? क्योंकि हरि और हर की 2 परंपराएं जो हमारे यहाँ चल रही हैं, तो इन दोनों जुड़ जाएंगी, हरिहर हो जाएंगे, तभी बलवान हो पाएंगे। दोनों परंपराओं का इतना सुंदर समूह बनेगा। तो ये बोध परंपरा की दृष्टि से रहा है। अब आज के परिदृश्य में हम बहुत बड़े मेटेरियलिस्टिक वे में, बड़े पदार्थवादी दृष्टि से जब चिंतन करते हैं तो देखते हैं भाई आपके पास कितनी ज़मीन है। तो आप वैसे भी सहज समाज में, हमारे आपके समाज में देख लीजिए कि पढ़े लिखे लोगों के सामने कोई अच्छा गले मोटी चेन पहन के आता है तो उसका महत्व समाज थोड़ा बढ़ा देता है। बिल्कुल। लेकिन जो सोचने विचारने वाले हैं, जो थोड़े आध्यात्मिक रुचि के हैं, थोड़ी चेतना के लोग हैं, वो समझते हैं कि ये कितने दिन रहेगा, है ना। तो हम ये लोग नहीं हैं सोना देखने वाले और मिट्टी देखने वाले। भारत का भाव ये है कि हमने चेतना देखी है, हमने साधना देखी है, बिल्कुल, हमने त्याग तप देखा, हमने विद्या देखी है। तो उस दृष्टि जब आप देखेंगे तो नेपाल आपका बड़ा भाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये बहुत खुशी की बात है कि वो बड़ा भाई है। बड़ा भाई भी क्या, शरीर और मस्तक का संबंध है। और अच्छी बात ये थी कि पूरी देह भले ही गुलाम हुई, मस्तक हमारा फिर भी मुक्त रहा, मुकुट हमारा मुक्त रहा। इस बात पे गर्व करना चाहिए, न कि उसको कमतर करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, कूटनीतिक स्तर पर अगर मैं देखूं, डिप्लोमेसी के लेवल पर हिंदुस्तान ने कितना इन्वेस्ट किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो भी इन्वेस्टमेंट किया, क्या नेपाल उससे का मतलब मैं बोलूँगा एहसान मानना तो गलत बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी जब आज के परिवेश में, आज के हालातों में अगर मैं देखूं नेपाल के अंदर, इस बात को साफ कहा जाता है कि हिंदुस्तान ये ना सोचे कि हम उसके हिस्से में हैं या फिर हम उसकी तरफ हैं या उसकी तरफ ही रहेंगे। हम आज़ाद हैं, हम सबसे बात करेंगे, हम चीन से भी बात करेंगे, हम दूसरे देशों से भी बात करेंगे। ये क्या डिप्लोमेसी के लेवल पर फेलियर था हिंदुस्तान का? बिल्कुल।
स्वतंत्र देश है, जिससे चाहे बात करे। आप इस बात को क्यों दबाएं किसी को? अमेरिका हम पे दबाव बनाता है, तो जैसे देखिए जो नीति जब हम मानते हैं तो ये मान के चलते हैं कि जिस नीति को अपने देह पर हम लागू करते हैं वो आप पे भी लागू करें। मेरी पीठ पे कोड़ा पड़ता है, मुझे दर्द होता है, तो आप पे भी होगा। बिल्कुल। हमें कोई दबाने चलाने की कोशिश करता है, हमें बुरा लगता है, तो उनको भी होगा। डिप्लोमेसी के साथ एक बड़ी विचित्र समस्या ये है, ऊपर ऊपर दिखाने में, कहने बताने में तो डिप्लोमेसी उसके दो पहिए हैं, ट्रेड और टेक्नोलॉजी, जिससे आप व्यापार करते हैं, जिससे आप तकनीक लेते हैं या देते हैं। बिल्कुल। इन्हीं दोनों की तरफ आप जम के गले मिलते हैं और हाथ बढ़ाते हैं। और बहुत गहरे में जो उसके स्याह पक्ष हैं डिप्लोमेसी में, वो कहती है कि एक घोड़ा होगा, एक घुड़सवार होगा। कूटनीतिक संबंध यही है। बिल्कुल। अब आप इन दोनों देशों को कोशिश करेंगे, जब डिप्लोमेटिक दृष्टि से जाएंगे तो आप ये भूल जाएंगे कि हमारा सहस्रार कौन है, मस्तक कौन है, भाई कौन है, बेटा कौन है। आप उसे घोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, खुद सवार बनने की कोशिश करेंगे, तो उसकी असहजता जो है स्वाभाविक है। भारत और नेपाल, ये दोनों की सरकारों के साथ एक बड़ा इनका अपना डोगमा रहा। नेपाल सांस्कृतिक संबंधों की दुहाई दे करके प्रिविलेज तो हमसे चाहता है, लेकिन डिप्लोमेसी का व्यवहार कहता है वैसे करो जैसे आप अमेरिका से करते हो, जैसे आप रसिया से करते हो। बिल्कुल। मतलब खांचा रखो अमेरिका रसिया का, लेकिन व्यवहार हमारे साथ सांस्कृतिक दृष्टि से करो। भारत बार बार दोहराता तो है संस्कृति को जी, लेकिन जब जाता है डिप्लोमेसी में तो एकदम जाता है वेस्टर्न माइंड से, वेस्टर्न थॉट से। तो इसलिए असहजता दोनों की बनी हुई है। भारत को कुछ देशों के साथ अपने डिप्लोमेसी के कुछ नए फ्रेम बनाने की ज़रूरत है। जिस फ्रेम से आप अमेरिका और रसिया को डील करते हैं, उस फ्रेम से आप नेपाल और श्रीलंका को नहीं डील कर सकते हैं। लेकिन जो सेट पैटर्न बन गए हैं, जो थ्योरीज बन गई हैं डिप्लोमेसी में जी, वो इतनी जड़ हैं और इतनी अनुदार हैं कि उसमें जो बहुत हमारे सांस्कृतिक रूप से कितना भी हृदय के करीब हो, उसे हम डील उन्हीं दो बिंदुओं से करेंगे जो हम अमेरिका और रसिया के साथ करते हैं। तो असहजता स्वाभाविक है। पॉलिटिकल भी देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंसेस हैं दोनों इसीलिए सरकार की सोच में। इसीलिए हैं क्योंकि वहाँ की सरकार जो है वो अब अपनी संस्कृति पर गर्व करने वाली सरकार नहीं है, कम्युनिस्ट हैं। लेकिन वो प्रिविलेज चाहते हैं कि कल्चर रिलेशन जो हमारे गहरे रहे हैं, इसका मुझे प्रिविलेज मिले। ऐसे भारत जो है दोहराता तो खूब है अपने कल्चर उसकी चीज़ों को, लेकिन जब पॉलिसी बनाता है तो सांस्कृतिक संबंधों के आधार पे नहीं बनाता है। तब वो एकदम टिपिकल वेस्टर्न माइंड से एक दूसरे को अपने अधिकार में लेने की उस दृष्टि से बनाता है। तो या तो आप एकदम ये घोषित कर दीजिए कि सांस्कृतिक संबंधों का हमारे यहाँ डिप्लोमेसी में कोई महत्व नहीं है, और अगर आप दोहराते हैं तो उन चीज़ों को आप थोड़ा उनमें। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, भारत हिंदू राष्ट्र बने, तो ये हमेशा से कहा जाता रहा, मैं भी बचपन से सुनता आया हूँ कि भाई देखो नेपाल को देखो हिंदू राष्ट्र है, वैसे ही हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। क्या अब जो कि नहीं है नेपाल, ठीक है, क्या उसकी वापसी हो सकती है भविष्य में? क्या ये वापसी होनी चाहिए? नेपाल जो भूमि है उसके राजा पशुपति स्वयं पशुपतिनाथ हैं जी। बने तो अच्छी बात है, लेकिन ये कहने का अधिकार हमारा नहीं है। स्वतंत्र देश हैं वो, वहाँ राजशाही आए और हिंदू राष्ट्र आए, ये चयन वहाँ के लोग करें। कारण क्या है, हम भी हिंदू बहुसंख्यक देश हैं, दूसरे सबसे ज़्यादा हिंदू हमारे यहाँ हैं। बिल्कुल। पहले नंबर पे तो अभी भी नेपाल है। हमने उन सभी बिंदुओं को अपने यहाँ बहुत बड़ा उपहास किया, जिनको आप हिंदू मूल्य कहते हैं। तो हम किस मुंह से उनसे कहेंगे तुम हिंदू राष्ट्र बनाओ अपने यहाँ? लेकिन ये दो बना लेते हैं तो उनकी जय है, हमें प्रसन्नता होगी इस बात की। लेकिन ये चयन नेपाल की जनता करे, उनके लोगों के अंदर ये चेतना जागे, वो लोग करें तो अच्छी बात है। वो लोग राजशाही भी ले आए तो हम लोगों को तो प्रसन्न होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम खुद कर नहीं पाए अपने यहाँ चीज़ें जो थी, वो बचा नहीं पाए, किस मुँह से हम उनसे कहें कि आप अपने यहाँ लेकर आइए? और यही नेपाल भारत के संबंधों में सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव पॉइंट आता है वो ये है कि हम उनको उपदेशित करते रहते हैं हमेशा। नेपाल को ये कर लेना चाहिए, नेपाल को कर लेना चाहिए, है ना, बजाय इसके कि नेपाल कुछ अच्छा करे तो उसके सहयोगी बने। अच्छा, आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत को भी? आप मानते हैं, साइडोलॉजी को सपोर्ट करते हैं?
नहीं, ये बात तो देखिए, हमारे यहाँ एक संवैधानिक पीठ एक बार सुप्रीम कोर्ट की बैठी है, वो एक बड़ा प्रसिद्ध वर्डिक्ट है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भारतीय संविधान की मूल भावना है, ये सारी भावनाएं हिंदुत्व की भावनाओं से ही निकली हुई हैं। ठीक है जी। तो इस दृष्टि से, और इसके अलावा जितने भी भारत में उपजे हुए धर्म हैं, पैदा हुए धर्म हैं, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, उनको संविधान ने हिंदू माना है, तो राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र अच्छा, है। कहा यह भी जाता है कि नेपाल में, तिब्बत में या चाइना में जितना भी बौद्ध गया, बौद्ध धर्म गया, वो हिंदुस्तान से गया, हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान उस धरोहर को बचा के नहीं रख पाया। इसकी वजह क्या रही? नहीं, किसी चीज़ को बचाने और मिटाने का कोई ऐसा घोषित तौर पे तो भारत का संकल्प नहीं रहा कि इसे हमें बचाना है, इसे हमें मिटाना है। हाँ, ये प्रश्न बौद्धों से पूछा जाना चाहिए, बौद्धों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि भारत में क्यों नहीं बच पाए वो। उसका कारण ये था कि जहाँ पर वैदिक दर्शन प्रतिष्ठित थे, उसको आप सीधे सीधे ऐसे देख लीजिए कि जिन जिन हिस्सों में गए हो, जहाँ वैदिक दर्शन प्रतिष्ठित थे वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाए, जहाँ वैदिक दर्शन उतने मजबूत नहीं थे वहाँ वो सर्वाइव कर ले गए। यानी उनको कोई अच्छा कंटेंडर नहीं मिला वहाँ, तो सर्वाइव कर ले गए। वहाँ उन्हीं की अच्छी फिलॉसफी थी। यहाँ हमारे यहाँ जो खड़ दर्शन थे बड़े मजबूत थे, इनके सामने वो फिलॉसफी जो है सर्वाइव नहीं कर पाई। मैंने ये सवाल इसलिए किया, मैं अभी सोशल मीडिया पर कहीं देख रहा था, कुछ दिन पहले एक जगह पे लिखा हुआ था कि देखो चाइना हिंदुस्तान से इतना आगे क्यों है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान का जो ज्ञान था बौद्धों के पास, वो चाइना के पास चला गया, और चाइना ने उस धरोहर को आज भी संभाल कर रखा और इसका इस्तेमाल किया, और उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उसकी विकसित होने में उसको मिला है। हिंदुस्तान ना बौद्ध जो उसकी स्कॉलरशिप थी उसको रोक पाया, ना ही वैदिक को पूरी तरीके से काउंट कर पाया। यही वजह है कि आज भी भारत विकासशील है, और चाइना देखिए, चाइना को खास तौर पर कि वो विकसित है क्योंकि वो बहुत धरोहर को बचा के रखा। इसमें सत्यता है कहीं पर? नहीं, चीन कहीं अधिकृत रूप से कहता है कि उसने जो विकास अर्जित किया है वो बौद्ध दर्शन के दम पे किया है। चीन तो कहीं इस बात को क्रेडिट नहीं देता है। चीन कहता है मेरा सोशल ऑर्डर अच्छा है क्योंकि कन्फ्यूसिज्म है हमारे यहाँ, हमारा चिंतन अच्छा चल रहा है क्योंकि ताओइज्म है हमारे यहाँ। तो कहीं नहीं कहता है। कितने लोग बौद्ध को मानने वाले हैं चाइना में? आज चाइना की जो स्थिति है, जो उसकी संपन्नता चाइना की है, उसका श्रेय वो अपने कम्युनिस्ट शासन को देता है। चीन तो कहीं नहीं कहता कि हम बौद्ध होने के नाते इतने समर्थ राष्ट्र हैं। और बौद्ध धर्म चीन से ज़्यादा श्रीलंका में है। चीन में तो बहुत कम है, चीन में तो 80% के आसपास लोग कन्फ्यूजन ही मान रहे हैं। सबसे ज़्यादा संख्या में देखें तो बौद्धों में है। अखिल भारत जो विश्व स्तर की जो बौद्धों की सभा है उसमें भी दबदबा श्रीलंका का ही है। श्रीलंका ने क्यों बौद्ध दर्शन के दम पर आसमान छू लिए? ये तो वो चीज़ें हैं कि अपनी चीज़ों को प्रतिष्ठित करने के लिए कोई जो कहना चाहे कह ले। यहाँ बौद्ध दर्शन की निंदा नहीं है, लेकिन भाई वहाँ के सारे लोगों ने एक साझा प्रयास किया, आंदोलन किया, वो उसको अपने दृष्टि से उन्होंने कुछ लक्ष्य रखे, उसको पूरा किया मिल करके। अब किसी एक दर्शन को उसका श्रेय ज़बरदस्ती देना, जबकि हमें देखना चाहिए चीन उसको किस रूप में रेखांकित करता है, वो कहीं चर्चा ही नहीं है उनके यहाँ। और इतने ही अगर वो बौद्ध धर्म के या बौद्ध दर्शन के प्रति इतने उनके मन में श्रद्धा होती तो लामा को रात में याक पे बैठ करके भागना नहीं पड़ता, हिंदुस्तान नहीं आना पड़ता। अच्छा, एक चीज़ और भी मैंने सुनी है कि नेपाल जो था वो भारत के साथ आ सकता था, बट उस समय पर जो हमारी लीडरशिप थी उसके फैसले ठीक नहीं थे कि वो नेपाल आज हमारे साथ नहीं है। इसकी क्या हकीकत है? नहीं, ऐतिहासिक रूप से बात इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, ये था कि नेपाल में जब हम आज़ाद हुए, अच्छा वैसे भी देखिए वो स्वतंत्र देश था, हम ताज़े आज़ाद हुए थे। बिल्कुल। हमारी रियासतें हमारे साथ इमर्ज करने के लिए कितनी मेहनत हो तो पटेल जानते होंगे, उनकी आत्मा जानती होगी उस महापुरुष ने कितनी मेहनत की, कैसे कैसे एक एक राजा को सिंहासन से उतार के जनता के बीच में बिठाना ये कितना कठिन काम होता है, वो पटेल कर रहे थे उस टाइम। और फिर एक तरफ कहा जाता है कि नहीं, एक राजा तो सिंहासन देने को तैयार था। ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ, ये बात थी, कुछ मामलों पे हमारी उनकी सहमति बन सकती थी कि हम उन्हें अपनी सैन्य सुरक्षा दे सकते थे। उनसे कहते कि आप आंतरिक सुरक्षा देखो, आपकी सीमाओं की रक्षा हम करेंगे, जिससे हमें इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाने में सुविधा होती। इन सब बातों पर राजी हो सकते थे, लेकिन वो समय बड़ा विपरीत था अपना नेपाल के लिए।
दो बड़े पावर सेंटर थे, एक राजा का पावर सेंटर था, एक राणा परिवार का था। दोनों में संघर्ष चल रहा था। वहाँ के राजा ही निर्वासित होकर हमारे यहाँ के बैठे हुए थे उस दौर में जी। फिर उनको उनके अपने पौत्र को वहाँ पर एक, जो कि उस समय 3 या 4 साल के थे, उनको सिंबॉलिक राजा बनाया जा रहा था करने के लिए। फिर समझा बुझा के वापस उनको यहाँ से भेजा गया। तो ऐसी स्थिति में थे, तो वो राजा इस स्थिति में नहीं थे कि वो कोई बड़ा निर्णय लेकर के किसी के साथ चले जाएं। और हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में भी ये नहीं था। उनके लिए पहली चुनौती थी कि हमारी रियासतों पर ठीक ठाक हमारी पकड़ बने। आज जो देश है, बहुत सी रियासतें उस समय भी निकली हुई थी, पूर्वोत्तर का हिस्सा पूरी तरह से हमारे प्रभाव में नहीं था। तो न भारत की प्राथमिकता थी उसे अपने में मिलाने की, और न नेपाल के राजा उस समय इस स्थिति में थे कि इतना बड़ा निर्णय लेते। लेकिन ये बात ज़रूर थी कि यदि समय से प्रयास किया गया होता तो हम एक अच्छा इधर अपनी सैन्य उपस्थिति उन सीमाओं तक रखते जिनसे आज हम थोड़े असहज हो जाते हैं। वहाँ तक हमारा प्रवेश नहीं है। लेकिन चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा, और यही वजह रही कि क्योंकि हमारी पकड़ बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए तिब्बत खोता चला गया। या नेपाल की भी जो आपने कहा कि बॉर्डर, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पर हम उसे सिक्योर कर रहे होते तो शायद वो, मुझे लगता है, तिब्बत वाला सिनेरियो नहीं बनता वहाँ पर। नहीं, जैसे चुनौतियाँ तब भी आती हैं। आज भूटान की सीमाओं की रक्षा हमारी सेना करती है। डोकलाम तो हमारा पॉइंट नहीं है ना, तो भूटान की सीमाओं की रक्षा हम करते हैं। लेकिन चुनौतियाँ तो वहाँ तब भी बनी हुई हैं। जो सैन्य चुनौतियाँ थीं वो बननी थीं चीन के साथ, क्योंकि आपका अपोनेंट ऐसा था कि वो बना ही रहेगा। हाइपोथेटिकली हम कह सकते हैं ये नहीं होता तो ऐसे हो जाता, लेकिन जो वास्तविक चुनौतियाँ हैं उसे आप नकार नहीं सकते। इतने महादेश से लड़ना, चीन जैसे महादेश से, और जिसमें इतना ज़बरदस्त ज्वार था उस समय प्रसार को लेके अपने, तो उसके सामने खड़े होना एक चुनौतीपूर्ण तो काम था ही। इसको हम लोग बहुत सतही करके कह दें कि नहीं वो किसी एक की गलती थी और वो ऐसा नहीं कर पाए, तो उसके लिए हमें उस समय की अपनी स्थिति भी देखनी चाहिए, उनकी स्थिति भी देखनी चाहिए। हम वो भारत नहीं थे जो आज हैं। नेपाल भी अब वो नहीं है जो आज है। बिल्कुल। नेपाल के अंदर जो यूथ सड़कों पर है, वो कौन यूथ है, वो क्यों है, किसका इन्फ्लुएंस वहाँ पर है कि आज नेपाल के हालात बिगड़े हुए हैं, या फिर वहाँ का यूथ सड़कों पर है? बहुत सारे रीजंस सोशल मीडिया पर, न्यूज़ कटिंग्स में, आर्टिकल्स में है कि वहीं वहाँ के लीडर्स थे, बहुत ज़्यादा लग्जरी में डूबे हुए थे, कर्जा था, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसके पीछे कोई हिडन रीज़न भी है क्या यूथ का सड़कों पर आने का? दुनिया में जितने जहाँ भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट हैं, करप्शन तो हर जगह है। नेपोटिज्म और करप्शन है तो कॉमन चीज़ें हैं। नेपाल के साथ एक बड़ी विचित्र बात है, एशिया में जितने भी देश हैं, अगर कहीं की जनता सबसे ज़्यादा कमिटेड है अपनी भूमि को लेके, अपनी कल्चर को लेके, तो नेपाल की है। नेपाली बहुत कमिटेड है अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी भूमि को लेकर। लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस नेपाल के लोग हुए अपनी भूमि से। कहीं भी चले जाते हैं नेपाल, भारत के लोग जाते हैं या कहीं और के देश दुनिया में जाते हैं तो अपनी पहचान बदल जाते हैं, ढल जाते हैं। नेपाली के अंदर पीड़ा बनी रहती है भूमि से छूटने की। तो इतना बड़ा ट्रॉमा उन्होंने झेला है उन लोगों ने, तो वो उनके अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पीड़ाएं तो थीं। और जब सारी चीज़ें इकट्ठा हुई, और दूसरा जो सरकारें आईं नेपाल में, वो नेपाल की संस्कृति को रीडिफाइन कर रही थी अपने हिसाब से, पुनर्परिभाषित कर रहे हैं। जैसे राम के जन्म वाली बात है, सहज स्वीकार्यता है नेपालियों के मन में कि भाई राम अयोध्या में पैदा हुए थे, हमारे यहाँ से सीता जी गई थी, वो प्रेम बना हुआ था अब तक। आप रीडिफाइन करके लड़ा रहे हैं उसको, जबकि जो लोग उसको रीडिफाइन करवा रहे हैं, पुनर्परिभाषित करके प्रेरित कर रहे हैं झगड़े के लिए, उनकी ना राम में आस्था है ना सीता में आस्था है, वो सब कम्युनिस्ट हैं। लेकिन वो उन्हीं संस्कृति बिंदुओं को छेड़ रहे हैं। नेपाल की सांस्कृतिक पहचान कैसे इन लोगों ने ज़बरदस्ती बदली है, इनकी सरकारों ने, जबकि सरकारों का ये काम नहीं होना चाहिए। आप कभी नेपाल के स्कॉलर्स को देखिए, नेपाल के स्कॉलर्स कई मामलों में जो संस्कृति और संस्कृत की परंपरा के इतने सुंदर संवाहक हैं कि आपको भारत में वैसे विद्वान न मिलें संस्कृति और संस्कृत के मामले में। जो हमारे यहाँ साधना की सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्याओं में से एक है श्री, उसके सबसे ज़्यादा टेक्स्ट आपको नेपाल में मिलेंगे। अच्छा। यहाँ तक कि नेपाल में श्री 5 और श्री 3 की परंपरा रही राजनीतिक रूप से पहचान करने की। उन्होंने पहचाना ही अपने आप को उन्हीं मान बिंदुओं से था जो हमारी संस्कृति के सर्वोत्तम बिंदु हैं। लेकिन
उन्होंने, चलो हम भूल गए, बात समझ में आती है, नेपाल की सरकारें ही उन चीज़ों को सप्रेस कर रही हैं, उनको दबा रही हैं, डिनाउंस कर रही हैं, उन लोगों को उनके संस्कृति परंपरा के विपरीत भड़का रही हैं। तो बहुत से फैक्टर इसमें थे। सिर्फ नेपाली पेट के बहुत मजबूत होते हैं, वो इस मामले में कभी कोई अपने देश को नहीं जलाएंगे कि सिर्फ उनकी रोटी का संकट आएगा, लेकिन जब उनकी संस्कृति का संकट आएगा तो आपको लगता है कि जो प्रोटेस्ट था वो इतना वायलेंट हो गया कि संसद को जला दिया गया, तो संसद तक अगर जल जाए और वहाँ पर इतने बड़े बड़े हमले वहाँ के लीडर्स और लीडर्स की फैमिली के घरों पर हो जाए, तो इसके पीछे का सिर्फ इतनी ही वजह है, यही कोई एक्सटर्नल प्रोसेस थी? नहीं, हिंसक प्रदर्शन होने के तो दो कारण हो सकते हैं, कोई बाहरी चीज़ें भी इन्वॉल्व रही हुई, इसे आप नकार नहीं सकते। दूसरा कारण हो सकता है सब बहुत यूथ थे, एकदम इमेच्योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग थे, कोई उसमें बहुत मेच्योर पॉलिटिशियन तो थे नहीं, और कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, कोई एक आदमी कमांड करने वाला नहीं था। बिल्कुल। तो रैंडम हुए प्रोटेस्ट, तो वायलेंट हो गए, एक बात समझ में आती है। लेकिन जो संसद उन्होंने जलाई, उस संसद को प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने उन सारे सप्रेशंस और सारे डिनाउंसमेंट का एक पर्याय की तरह देखा। तो उन्होंने भवन थोड़ी जलाया, उस भाव पर उन्होंने आघात किया जिसने उनको बहुत समय से पीड़ा पहुंचाई, हर तरह से भौतिक रूप से पीड़ा पहुंचाई, उनके रिसोर्सेज ड्रेन किए। एक वहाँ पॉलिटिक्स में एक पैटर्न बन गया था कि इसके बाहर का आदमी राजनीति में नहीं आ सकता। एक वो नई आप देखो वहाँ के सारे लीडर्स की उम्र क्या है, एक लंबे टाइम से यूथ वहाँ इन्वॉल्व नहीं हो पाए पॉलिटिक्स में। ये सारी चीज़ें एक आध बने भी, जैसे काठमांडू का मेयर है भालेंसा, वो तो निर्दलीय होके आया ना, उन पार्टी सिस्टम से वो आता तो नहीं आ सकता था यहाँ। तो ये सब चीज़ें वहाँ पलती रहीं, तो इसके बहुत से साझे कारण हो सकते हैं। अब जो अंतरिम सरकार बनी है कार्की जी की, आपको लगता है कि वो उन सारी चीज़ों को संभाल लेंगी? सबसे अच्छी बात तो ये है कि सुशीला कार्की अंतरिम सरकार की ही सही, एक महिला प्रधानमंत्री वहाँ मिली। नेपाल महिलाओं का बनाया हुआ देश है। अच्छा। महिलाओं के श्रम से बना हुआ देश है। कुछ समय पहले तक भी आप नेपाल में जाते तो दो चीज़ें बड़ी सामान्य सी दिखती थी, एक नेपाल नरेश की फ़ोटो और एक काम करती हुई महिलाएं, हर दुकान पे हर जगह। महिलाओं के सामर्थ्य से, उनके श्रम से खड़ा हुआ देश है, लेकिन राजनीति में उनकी भूमिका नहीं है कहीं भी। जो महिलाएं आपको दिखती हैं वो उन परिवारों से हैं, राजनीति के प्रतिष्ठित परिवारों से निकल के आई हुई थी। तो कम से कम इस प्रोटेस्ट के बहाने नेपाल की उस शक्ति को के हाथ में नेतृत्व मिल पाया जिसके जिन लोगों के श्रम से देश बना है। नेपाल जो कुछ दिखता है, जैसा भी है जी, भौतिक रूप से विपन्न है, पीड़ित है, वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जितना भी खड़ा हुआ है आज, वो वहाँ की स्त्रियों के दम पे खड़ा हुआ है। और इसीलिए हमें उम्मीद भी करनी चाहिए कि चलिए ठीक है, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री ही सही, कार्की जी नेपाल के वो सारे जो मुद्दे हैं जो एक रोष, एक गुस्से की वजह बने हुए हैं, उनको ख़त्म करेंगे। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा इतिहास को समझने के लिए, क्योंकि इतिहास जो है ना और कल्चरल जो हिस्ट्री है इंडिया और नेपाल की, वो बहुत ही मुझे लगता था कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसीलिए समझने के लिए ज़रूरी था कि बातचीत की जाए। आई होप ये पॉडकास्ट जितने भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं और कल्चरल बैकग्राउंड पर इंटरेस्ट रखते हैं उनको बहुत पसंद आया होगा। जो लोग अभी तक देख रहे हैं उनको तो पक्का ही पसंद आया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको अगला टॉपिक हमें क्या रखना चाहिए। आखिर में आप कुछ कहना चाहें हमारे व्यूअर्स से तो प्लीज़ बोलिए। नहीं, मैं नेपाल के ही लोगों से कहना चाहूँगा कि एक बहुत सुंदर देश, एक बहुत संपन्न संस्कृति और एक बहुत समर्थ समाज का देश, आप लोग उसे एक ऐसा मार्ग पकड़ाइए। ये नहीं कहूँगा कि अतीत में जैसी आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई थी वही प्राप्त कर लें, क्योंकि आज की युग की जो अपेक्षाएं हैं वो थोड़ी विपरीत हैं, लेकिन आप में वो सामर्थ्य है कि आप अपने उस आत्मबल के सहारे उन अपेक्षाओं को भी पूरा कर सकते हैं जो इस युग के सामने हैं, और एक बहुत अच्छे उदाहरण के रूप में उभर सकते हैं। और मेरे जैसा हर भारत भाव का व्यक्ति आपके हर सदप्रयास में आपका शुभचिंतक है और आपके लिए प्रार्थना करता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यहाँ से नेपाल को जो है फिर से संभलने की और फिर से वो जो आपने मस्तक की बात कही, सहस्रार की बात कही, वही बनने की ज़रूरत है। और ये बहुत आसानी से हो भी सकता है जब आप अपना एक पूरा कल्चरल बैकग्राउंड लेकर यहाँ पर हो। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी बातें लिख सकते हैं जो मुझ तक पहुँचेंगी, और जो आप लोग सर के लिए लिखेंगे वो मैं सर तक भी पहुँचाने का काम करूँगा। सो वंस अगेन थैंक यू, आपने यहाँ तक पॉडकास्ट को देखें, एंड थैंक यू टू यू कि आप पॉडकास्ट में। धन्यवाद।